सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला की पुस्तक निकाल लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 104 पर आ जाइए। पाठ 16 रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं। प्रस्तुत पाठ में शरीर में रक्त की आवश्यकता के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी बताया गया है। तो बच्चों, आइए हम पाठ 16 रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो बच्चों, दिव्या कौन है? दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो वह शुरू से कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा है, उसे थकान महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता और भूख पहले से कम हो गई है। यह सब लक्षण देखते हुए जो अनिल है, दिव्या का बड़ा भाई, वह उसे दिव्या को कहाँ ले जाता है? दिव्या को अस्पताल ले जाता है। और जैसे ही वह अस्पताल पहुँचता है और डॉक्टर उसे देखते हैं, किसे? दिव्या को। डॉक्टर दिव्या को देखते हैं और कहते हैं कि दिव्या के शरीर में शायद रक्त की कमी हो गई है, हम जांच करके देख लेते हैं। उसके बाद दिव्या को कहाँ भेज दिया जाता है? दिव्या को रक्त की जांच करवाने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है। और वहाँ पर अनिल को कौन दिखाई देती है? वहाँ पर अनिल को जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई देती है। और डॉक्टर दीदी जब अनिल को देखती हैं तो क्या कहती है? कहो अनिल, कैसे आना हुआ? यह कहती है। और उसके बाद अनिल डॉक्टर दीदी को बताता है कि दिव्या को खून जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी दिव्या के उंगली से क्या निकालती हैं? रक्त की कुछ बूंदें निकालती हैं और एक छोटी सी शीशी में डाल देती हैं और स्लाइड पर लगा दी। फिर डॉक्टर दीदी अनिल से कहती हैं कि अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलियों से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। तो बच्चों, अब क्या होता है? दूसरे दिन जो अनिल है वह रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल पहुंचता है और अस्पताल पहुंचकर वह डॉक्टर दीदी के कमरे पर आवाज़ लगाता है और भीतर से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। और जैसे ही अनिल कहाँ प्रवेश करता है? डॉक्टर दीदी के कमरे में प्रवेश करता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही होती है। किसकी जांच कर रही होती है? स्लाइड की जांच कर रही होती है। और दीदी का इशारा पाते ही वह कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। और उसके बाद क्या होता है? जैसे ही
स्लाइड की जांच पूरी हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर दीदी क्या करती है, डॉक्टर दीदी साबुन से अपना अच्छे से हाथ धोती है और तौलिए से हाथ पोंछती है। उसके बाद वह अनिल से कहती हैं कि अनिल, दिव्या को एनीमिया हुआ है। दिव्या को क्या हुआ है, कौन सी बीमारी हुई है? दिव्या को एनीमिया हुआ है। एनीमिया कैसे होता है? एनीमिया जो है, एनीमिया बीमारी रक्त की कमी के कारण होता है। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि चिंता की बात नहीं, कुछ दिनों में दिव्या दवाई लेगी तो वो ठीक हो जाए। एनीमिया बीमारी का नाम सुनते ही अनिल के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह डॉक्टर दीदी से सवाल पूछने लगता है। डॉक्टर दीदी से पूछता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है? तब डॉक्टर दीदी कहती हैं कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है। किसके समान? लाल द्रव के समान होता है, किंतु जब सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा जाए तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता है। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसके नीचे हम छोटी से छोटी वस्तु को भी बड़ी देख सकते हैं। आमतौर पर रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है ये छोटे बड़े कई प्रकार के कण होते हैं। कुछ लाल कण, कुछ सफ़ेद कण, कुछ ऐसे कण जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें हम विषाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो कण प्लाज्मा में तैरते हैं, इतना कहकर डॉक्टर दीदी क्या करती हैं? डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड लगाती हैं और उसे फोकस करती हैं और बोलती हैं कि देखो, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होती हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 लीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो बच्चों, जैसे ही डॉक्टर दीदी अनिल को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखी गई स्लाइड को दिखाती हैं, वैसे ही अनिल आश्चर्य से उछल पड़ता है और वह कहता है कि एक बूंद में इतने सारे कण, और इसे देखकर वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं। और वह देखकर कहने लगता है कि ये छोटी छोटी जो कण दिखाई दे रहे हैं वह किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं उसे? यह जो छोटे छोटे कण हैं अनिल को बालूशाही की तरह दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर दीदी कहती हैं कि हाँ, ये देखने में बालूशाही की बनावट की तरह ही दिखाई देते हैं, गोल गोल और बीच में दबे हुए। इस तरह से उसे क्या दिखाई दे रहे हैं? लाल रक्त कण। तो बच्चों, एक बूंद खून में कितने कण होते हैं? एक बूंद खून में लाखों कण होते हैं। और यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें कितने कण होंगे? 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें 40 से 55 लाख कण होते हैं। तो बच्चों, लाल रक्त कण हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? लाल रक्त कण के कारण खून का रंग लाल दिखाई देता है। ये रक्त कण दिन रात शरीर के लिए काम करते हैं। और लाल रक्त जो कण है हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं? लाल रक्त जो कण होते हैं वह सांस लेने पर साफ हवा जो ऑक्सीजन शरीर में जाती है, ये कण ही उसे पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, लाल रक्त क्या कार्य करते हैं? लाल रक्त जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य ये लाल रक्त कण ही करते हैं। और लाल रक्त कण का जीवन काल 4 महीने तक होता है, यानी लाल रक्त कण 4 महीने तक जीवित रहते हैं। 4 महीने के बाद ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, लेकिन ये एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। इसके बाद
कुछ आज, जैसे कि कुछ आज नष्ट हो रहे हैं, कुछ कल, कुछ परसों, ऐसे नष्ट होते रहते हैं। तब तक कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हम पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में से ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों, जैसे ही डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि लाल रक्त कण 4 महीनों के बाद मर जाते हैं, यानी उनका जीवन नष्ट हो जाता है, यानी 4 महीने के बाद वह नष्ट हो जाते हैं। और यह सुनते ही अनिल के मन में प्रश्न उठता है और वह कहता है कि तब तो कुछ ही महीनों में ये जो लाल रक्त कण है यह खत्म हो जाएंगे। यह सुनते ही डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठती है और वह कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर में हर समय नए कण बनते हैं जो पुराने कणों के स्थान पर नए कण अपने स्थान ले लेते हैं। रक्त कणों के निर्माण के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? रक्त कणों के निर्माण के लिए हमें सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार में, यानी पौष्टिक जो हमारी आहार होती है उसे हम नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर को कच्चा माल नहीं मिल पाता, जिससे हमारे लाल रक्त कण नहीं बन पाते हैं। और नतीजा यह होता है कि लाल रक्त कण नहीं बन पाने के कारण हमारे शरीर में लाल रक्त कण की कमी हो जाती है। लाल कणों की कमी को ही हम एनीमिया कहते हैं। किसे कहते हैं एनीमिया? लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत सी कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट के कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय यह है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो बच्चों, जैसे ही डॉक्टर दीदी बताती हैं कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं ग्रहण करता है तो शरीर में क्या हो जाता है, शरीर में लाल रक्त कण नहीं बन पाते हैं और लाल रक्त की कमी के कारण हमें एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। तब यह सुनते ही अनिल डॉक्टर दीदी से प्रश्न पूछता है कि क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो डॉक्टर दीदी कहती है कि यह कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। जैसे कि हमारे देश में एनीमिया जैसी बीमारी होने का मुख्य कारण यह है कि पौष्टिक आहार की कमी होना। इसके अलावा एक बड़ा कारण यह है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में कीड़े कैसे होते हैं? दूषित जल पीने से और बाहर का जो भी तला भुजा खाना होता है वह हमारे शरीर में प्रवेश करने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। अब इनसे बचने के लिए आवश्यक क्या है? इससे बचने के लिए, यानी पेट में कीड़े ना हो, इससे बचने का यह कारण है कि हम पूरी तरह सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही खाएं और भोजन करने से पूर्व, यानी भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ
साबुन से धो लेना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। और डॉक्टर दीदी बताती हैं कि एक और तरह के कीड़े होते हैं जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो कीड़े होते हैं वह हमारे त्वचा के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर हमारे आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो इससे बचने का यह सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम शौच के लिए किसका प्रयोग करें? हम शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें और नंगे पैर यहाँ वहाँ नहीं घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम यह है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी की जाले के समान एक जाला बुन देती हैं। बिंबाणु इसे जाले से चिपक जाते हैं। बिंबाणु किससे चिपक जाते हैं? जाले से। बिंबाणु जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बच्चों, डॉक्टर दीदी अनिल को एनीमिया जैसी बीमारी से बचने का उपाय बताती हैं। उसके बाद अनिल कुछ समय तक सोचते रहता है और वह डॉक्टर दीदी से कहता है कि डॉक्टर दीदी, आपने सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण के बारे में भी बताया था, क्या शरीर में उनका कोई काम नहीं है? तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही का काम करते हैं। यानी किसकी तरह क्या काम करते हैं? सफ़ेद कण जो है वह वीर सिपाही का काम करते हैं। वह हमें क्या करते हैं? वह हमारे शरीर को रोग मुक्त रखते हैं। यानी सफ़ेद रक्त कण क्या करते हैं? हमारे शरीर को रोग मुक्त रखते हैं और शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने नहीं देते हैं और वे बहुत सी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। सफ़ेद कण क्या करते हैं? हमारे शरीर में रोगाणुओं को शरीर के अंदर आने नहीं देते और बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। बिंबाणु प्लेटलेट कण जो होते हैं ये शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर रक्त जमाव का कार्य करते हैं। यानी जहाँ भी हमें चोट लग जाती है वहाँ पर रक्त जमाव क्रिया करती है। बिंबाणु जो होते हैं वह रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। ये जो प्लाज्मा एक विशेष प्रकार का किस्म का जो प्रोटीन होता है ये रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाली यानी मकड़ी का जाले बुनने में मदद करती है। यानी वहाँ पर बिंबाणु इस तरह से चिपक जाती है कि दीवार में जो आई हुई दरार होती है वहाँ से क्या होता है? वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर दीदी बिंबाणुओं के बारे में बताती हैं कि बिंबाणु प्लेटलेट कण के कारण शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर रक्त जमाव का कार्य करने लगती है और जिससे हमारे शरीर से खून निकलना बंद हो जाता है। यह सुनते ही अनिल डॉक्टर दीदी से कहता है कि लेकिन घाव जब गहरा हो जाता है तो खून बहता ही चला जाता है। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कहाँ ले जाना चाहिए? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जिससे उसका उपचार हो सके और उसे टाँके भी लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के खून बहते ही चला जाता है उसे क्या लगाया जाता है? उसे टाँके लगाए जाते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने में यदि समय लग रहा हो तो उस व्यक्ति के चोट के स्थान पर हमें साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे दबाव पड़ने से खून बहना बंद हो जाता है यानी खून बहना कम हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा साबित होता है। और यदि उचित हो सके, यदि उस व्यक्ति के शरीर से ज़्यादा खून बह रहा हो, ज़्यादा खून बह गया हो तो रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कौन समझाता है? ऐसा डॉक्टर दीदी अनिल को समझाती हैं। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है?
दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आकार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का खून चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय उस व्यक्ति का अधिक खून बह गया हो तो रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा डॉक्टर दीदी अनिल को समझाते हुए कहती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो बच्चों, जैसे ही डॉक्टर दीदी बताती हैं कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर से ज़्यादा खून बह जाता है तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अनिल पूछता है कि क्या किसी भी व्यक्ति का हम रक्त किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं? तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि नहीं, हर व्यक्ति का रक्त जो होता है एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है उसके रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के रक्त बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार लगभग निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। जैसे ही डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसी के रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, यह सुनते ही अनिल कहता है कि यदि ज़रूरतमंद व्यक्ति को उस समय उस रक्त समूह का रक्त न मिले तो क्या होगा? तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि ऐसी स्थिति में अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जहां पर रक्त बैंक में तरह तरह के यानी जो भी प्रकार के यानी 4 प्रकार के जो रक्त समूह होते हैं उसे इकट्ठा करके वहां पर रखा जाता है। ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक से हम रक्त लेकर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वहाँ पर रक्त चढ़ा सकते हैं। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि यदि अस्पताल में ब्लड बैंक सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। तब यह सुनते ही अनिल कहता है कि मैं भी रक्तदान करूँगा। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि नहीं, अभी तुम छोटे हो। रक्तदान कितने वर्ष में किया जाता है? रक्तदान जो है वह 18 वर्ष की उम्र में किया जाता है। वह भी वह व्यक्ति कर सकते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वही 18 वर्ष की उम्र के बाद रक्तदान कर सकते हैं। और एक समय में उनसे कितने मिलीलीटर रक्त निकाला जाता है उनके शरीर से? एक समय में उनसे उनके शरीर से 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है केवल। और बहुत से लोगों का यह मानना है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाती है, लेकिन यह जो बात है बिल्कुल गलत है, झूठ है। यह बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी नहीं होती है। हमारा शरीर जो है वह कुछ ही दिनों में रक्त फिर से बना। हमारे शरीर में कितने लीटर खून होता है? हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम कुछ रक्तदान दे देते हैं, उसका जीवन बचा लेते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? यह बात डॉक्टर दीदी अनिल को समझाते हुए कहती हैं। उसके बाद
अनिल कहता है कि मैं बड़े हो जाने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। यह सुनते ही डॉक्टर दीदी अनिल की पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी देती हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने पाठ 16 रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ा। तो बच्चों, इस पाठ में आपने रक्त के बारे में जाना। रक्त कितने भागों में बांटे गए हैं? रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें छोटे बड़े कई प्रकार के कण होते हैं, जैसे कि कुछ लाल कण, कुछ सफ़ेद और कुछ बिंबाणु। इसे हम क्या कहते हैं? ये जो कण होते हैं ये कहाँ तैरते हैं? ये जो कण होते हैं ये हमारे प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। हमने लाल कण के बारे में जाना, सफ़ेद कण के बारे में जाना और बिंबाणुओं के बारे में जाना, और हमने स्वच्छता के बारे में जाना कि स्वच्छता न होने के कारण भी एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। एनीमिया जैसी बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें साफ पानी पीना चाहिए, हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए, हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, हमें नंगे पैर यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, और घर में बने खाद्य पदार्थ ही हमें खाना चाहिए। अस्पतालों में रक्त बैंक यानी अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, और रक्तदान करने की एक उम्र जो है वह सही उम्र है 18 वर्ष। 18 वर्ष का जो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति होता है वही लोग रक्तदान कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने पाठ 16 रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।